लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीडी लखनऊ से फाइनेंस एंड मार्केटिंग में एमबीए कर चुके मिस्टर इमरान खान जी बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। रिटेल ब्रांच बैंकिंग में 18 सालों का तजुर्बा रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी ने ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर, लोन प्रोसेसिंग, ऑडिट एंड ऑपरेशंस, एनआरआई सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट डेस्क, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज आदि बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में एक्सपर्टीज रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मिस्टर इमरान खान जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि हम एमएसएमई सेक्टर के लिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो पूरा क्षेत्र है उसके लिए जो भी भारत सरकार द्वारा गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो फाइनेंस हैं अवेलेबल हैं बैंक्स के माध्यम से, वो आप तक पहुंचाएं और आपको इस तरह की स्कीम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाएं। और हमारी यही कोशिश रहती है कि उन स्कीम्स के माध्यम से आप अपने बिज़नेस को और बड़ा कर सकें और ग्रो कर सकें और आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है उसको और अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। तो इसी कड़ी में आज हम जिस स्कीम के बारे में बात करेंगे वो काफ़ी एक अपने आप में एक अच्छी स्कीम है जो सभी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको काफ़ी हेल्प करती है। और जिस स्कीम का नाम है सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम। इस स्कीम के बारे में समझते हैं कि क्या इसका उद्देश्य है और भारत सरकार ने क्यों इस स्कीम को लॉन्च किया, क्या इसका उद्देश्य है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जो सरकार है, सरकार एक तरह से जो सबसे ज़्यादा जो आइटम्स परचेज करती है, जो गुड्स और जो परचेजिंग करती है, वो एक तरह से सबसे ज़्यादा जो परचेजेस होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। ऑब्वियसली जब ऐसी एक बात आती है तो सबसे बड़ा बायर कौन हो गया किसी भी स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज के लिए, वो खुद गवर्नमेंट हो गया। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस चीज़ को समझा कि जब वो खुद इतना परचेजिंग कर रहे हैं तो क्यों ना ऐसे ऐसे स्मॉल बिजनेसेस को, ऐसे मीडियम या माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनको सपोर्ट किया जाए जो जिनसे वो माल परचेज कर रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ जो गवर्नमेंट स्टोर्स परचेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1955 से 56 के बीच में, उसी दृष्टिकोण से, उसी उद्देश्य के साथ रखा गया था कि कैसे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज से परचेजिंग को बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट क्योंकि माल खरीद रही होती है तो वो वहाँ पे मार्जिन्स भी देखेगी, तो कैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माल स्मॉल इंडस्ट्रीज से परचेज किया जाए, ना कि जो पहले से बड़े उद्योग चला रहे हैं या जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनसे ही माल लिया जाए। तो परचेजिंग की जो जो प्रोसेस है उसमें स्मॉल सेक्टर को, स्मॉल स्केल जो सेक्टर है उसको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान की जाए। इसीलिए जो गवर्नमेंट स्टोर्स परचेज प्रोग्राम था वो लॉन्च किया गया था। इसी कड़ी में जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एनएसआईसी है वो लिस्ट करता है सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम को, ताकि जितना भी गवर्नमेंट परचेज है वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के माध्यम से ही किया जाए और उनको पूरा इसमें डायरेक्ट एक लाभ दिया जाए। तो ये सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लाया गया, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम को लाया गया ताकि उसमें रजिस्टर करने के बाद ऐसी यूनिट्स को मौका मिले कि वो भी अपने प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट के को सेल कर सकें और गवर्नमेंट जो ओवरऑल परचेजिंग करती है उसमें स्मॉल सेक्टर का भी योगदान एक अच्छा हो सके। तो इसी कड़ी में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसमें जो बेसिक बेनिफिट्स था वो ये था कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए थ्रू ऑर्डर नंबर 2012 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के माध्यम से अपने गैजेट के माध्यम से जो है नोटिफिकेशन दिया गया था 23 मार्च 2012 को, उसको लागू किया गया और फर्दर उसमें अमेंडमेंट किया गया नवंबर 2018 में। तो इस स्मॉल जो इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया था ताकि सारा जितने भी ऐसे यूनिट्स हैं वो इसमें रजिस्टर कर सकें अपने आप को सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन में, और ताकि वो गवर्नमेंट के सामने अपने माल्स को, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। इसका रजिस्ट्रेशन का भी बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। जितने भी एमएसएमईज होते हैं, जो
होती हैं उनको अपने आप को रजिस्टर करना होता है और उनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। जो रजिस्ट्रेशन की साइट है अगर हम उसकी बात करें तो वो है www.nsicpronline.com। बहुत आसान है, आप इस लिंक को सेव कर सकते हैं, इस लिंक पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो पूरा प्रोसेस है ये पूरी तरह से एक ऑनलाइन प्रक्रिया रखी गई है। यहाँ पे जाके आप अपना सिंगल पॉइंट के माध्यम से आप अपनी यूनिट को रजिस्टर कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट को अगर कुछ परचेज करना होगा तो वो आपसे परचेज कर लेगा। जैसे मैंने बताया कि जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है वो स्मॉल बिजनेसेस को बढ़ावा देना है। ऐसे स्मॉल बिजनेस या माइक्रो बिजनेसेस यूनिट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है कि वो गवर्नमेंट को अपनी गुड्स और सर्विसेज सेल कर सकें और गवर्नमेंट क्योंकि एक सबसे बड़ा परचेज़र है तो उसको ये कर सकें, जो कि स्टोर परचेज प्रोग्राम के तहत आते हैं। 1955-1956 जो स्टोर परचेज प्रोग्राम है उसके तहत ये जो स्कीम है, अंडर दिस प्रोग्राम जो सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम है वो 1976 में इनिशिएट की गई थी और इस स्कीम को दोबारा रिवाइज किया गया था 2003 के अंदर। बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स जैसे समझते हैं कि अगर किसी यूनिट ने, किसी एमएसई यूनिट ने, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज ने इस सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम में रजिस्टर किया है एनएसआई के, तो उसको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? तो सबसे अच्छा बेनिफिट जो मिलता है वो ये कि उसको टेंडर सेट की जो कॉस्ट होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। वो कोई भी टेंडर अप्लाई करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप सब जानते होंगे कि जब किसी गवर्नमेंट टेंडर को अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पे एक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, एक फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में सबमिट करना होता है, जो पैसा एक तरह से बिजनेसमैन का ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को यहाँ पे छूट दे दी जाती है, एक एग्जेम्पशन मिल जाता है ऐसी यूनिट्स को कि उन्हें इस तरह का कोई भी डिपॉजिट नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट में। तो ये एक डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है एक तरह से किसी भी एमएसएमई यूनिट को कि उसका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का जो अमाउंट है उसको वो बचा सकता है और उस फंड्स को वो अपने वर्किंग कैपिटल में या अपने परचेज में यूज़ कर सकता है, रॉ मटेरियल परचेज में, या कोई अगर उसको कोई मशीन परचेज करनी है तो उस तरह के उस फंड को वो यूज़ कर सकता है। इसके अलावा प्राइसिंग में ये बहुत इफेक्ट करता है, उसको बेनिफिट देता है क्योंकि जब टेंडर में जो सबसे लोएस्ट प्राइस होता है उसी पे बिड जाती है तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग का बेनिफिट मिल जाता है। जो प्राइस बैंड आप 20% तक की उसको जो है उसमें छूट मिल सकती है, यानी कि अगर प्राइसिंग बैंड L1 प्लस 15% होता है तो वो एक पर्टिकुलर पोर्शन 20% तक का उसमें जो है उसमें छूट ले सकता है। इसके साथ साथ जितने भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, वो भी अपना एक गोल होता है कि मिनिमम 20% उनका जो टोटल परचेज होता है वो जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के ही आना चाहिए। तो यहाँ पे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऐसे यूनिट्स को कि गवर्नमेंट के पास भी एक टारगेट होगा कि वो परचेजेस उन्हीं से करी जाए। इसी तरह जो एनुअल रिक्वायरमेंट होती है 20% प्रोक्योरमेंट की, इसमें से एमएसएमईज में से, उसमें से भी 40% जो होता है वो ईयर मार्क्ड होता है कि ऐसे जो एससी या एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, उनसे ही लिया जाएगा। तो यानी कि 20% का भी जो 40% है वो भी रिजर्व कर दिया जाता है। तो ये जो भी परचेज होती है एमएसएमई यूनिट्स की वो लगभग 358 आइटम्स होते हैं जो कि रिजर्व कर दिए जाते हैं और इसकी पूरी डिटेल्स आप इस लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हैं nsic.co.in/pdf। इस पे आप जब जाएंगे इस लिंक पे तो आप ये पूरे 358 आइटम्स की लिस्ट को आप देख सकते हैं और वहाँ से इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे, कौन सी यूनिट्स एलिजिबल होंगी। यहाँ पे जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं जो कि उद्योग आधार मेमोरेंडम जिनके पास है या उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है, वो सब इसमें एलिजिबल होंगे। एनएसआईसी के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन होगा सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम में, तो वो सब इसमें एलिजिबल होंगे। इसी तरह जो ऑलरेडी ऐसी हैं एंटरप्राइजेज जो अपना कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं बट उनका 1 साल नहीं हुआ है एग्जिस्टेंस में, वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा इसके माध्यम से, और उनकी जो मॉनेटरी लिमिट होगी वो 5 लाख रुपए इस केस में रखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया क्या है, तो जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस होंगी जो इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज में कार्य कर रहे हैं वो एलिजिबल होंगे इसके रजिस्ट्रेशन के लिए।
इसके अलावा जो ट्रेडर्स हैं वो इसमें अलाउड नहीं होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर के लोगों के लिए ही है। जो वैलिडिटी होगी सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वो 2 साल रखी गई है, जब से जिस डेट से वो रजिस्टर्ड होगा, और उसके बाद फिर इसको रिन्यू किया जाएगा हर 2 साल के अंदर। इसके अलावा जो ऐसी एमएसएमईज हैं जो ऑलरेडी अपना एक कमर्शियल प्रोडक्शंस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 1 साल का समय जो है वो पूरा नहीं किया है, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए रजिस्टर्ड होते हैं, और वो 1 साल के बाद फिर अपना जो है वो पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट करना होता है। ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से आप ये नंबर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी एमएसएमईज हैं उनको अपना एमएसएमई डेटा बैंक में अपना यूएएम नंबर डाल के वहाँ पे और अपना पैन नंबर डाल के वहाँ पे उसको सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो यहाँ पे यूएएम नंबर और पैन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूएएम नंबर ऑब्टेन करने के बाद आप इसमें सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जब भी आप इसको फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो हर स्टेप के बाद आप उसको सेव करते चलिएगा, ताकि वो डेटा सेव होता रहे और आपका जो डेटा है वो बाद में आप जब सबमिट करें तो पता चला कि वो पूरा जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। इस तरह से आप पूरा फॉर्म बार बार रिव्यू भी कर सकते हैं और उसको रीफिल करना पड़ेगा अदरवाइज। फिर साथ ही साथ जो भी चेकलिस्ट दी गई है, जो भी इस तरह का डाउनलोड सेक्शन में दिया गया है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स, वो कौन कौन से फॉर्म्स लगने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या एनेक्जर्स हैं, उन सब को भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि आपको फर्दर इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे ये बहुत एडवाइजेबल होता है कि जितने भी रिक्वायर्ड फॉर्म्स हैं, एनेक्जर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब आप एक फ़ोल्डर में अपने जो है वो कंप्यूटर में आप सेव करके पहले से रखें, ताकि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हों वहाँ से आप इजीली उसको जो है अटैच कर सकें और आपका समय जो है वो बच सके और वो सिस्टम जो है वो आपके डेटा को टाइमली सेव कर सके। यहाँ पे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी होता है जो कि आपके स्टोर के आइटम्स को इंस्पेक्ट करता है। तो जो जो यूनिट्स होते हैं तो वो अपनी इंस्पेक्शन एजेंसीज जो होती हैं वो सेलेक्ट कर सकती हैं अपनी एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे, अपनी जुरिसडिक्शन के बेसिस पे वो खुद अपनी इंस्पेक्शन एजेंसीज को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद फाइनल सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल कर दिया जाता है। जो भी रिस्पेक्टिव एनएसआईसी ऑफिस होता है वो वहाँ पे जाके भेज के फिजिकल कॉपी भी एक पोस्ट के माध्यम से वो भी डिस्पैच कर दी जाती है, लेकिन ऑनलाइन आप अवेलेबल करा सकते हैं उसको। इसके अलावा कोई भी कम्युनिकेशन होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको कोड करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई लेटर भेज रहे हैं, कोई ईमेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको आप ज़रूर कोड करें ताकि ईजिली जो है आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके। कोई भी फर्दर अगर कोई क्वेरी है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, इस लिंक पे जा सकते हैं nsic.co.in/corporate/search-branch। तो आप अगर जब सर्च के ऑप्शन में जाएंगे वहाँ पे एनएसआईसी के ऑफिस की ब्रांच के बारे में ढूंढेंगे तो आपको ये लिंक खुल जाएगा। इस लिंक के माध्यम से आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें कि क्या रजिस्ट्रेशन फ़ी एप्लीकेबल होती है, तो वो समझते हैं जो कि एक बहुत ही नॉमिनल फीस होती है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज समझते हैं कि कैटेगरी वाइज अगर कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज का, और तो उस केस में क्या होता है, तो यहाँ पे टर्नओवर के बेसिस पे हो सकता है कि अगर टर्नओवर ऐसी किसी यूनिट का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है तो क्या फीस होगी, और अगर किसी का 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो क्या फ़ी एप्लीकेबल होगी। तो टर्नओवर के बेसिस पे अगर हम देखें अप टू 1 करोड़ रुपए माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए ये फीस जो है वो 3,000 रुपये है। इसी तरह जो स्मॉल एंटरप्राइजेज है उसके लिए ये फी 5,000 रुपये है। ये हो गया 1 करोड़ रुपए तक का। जो भी ऐसी फर्म्स हैं जिनका 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, तो ऐसे सिचुएशन में जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनका 3,000 प्लस 1,500 रुपये एवरी एडिशनल टर्नओवर उनको देना पड़ता है हर 1 करोड़ रुपए के ऊपर। यानी कि अगर किसी का 3 करोड़ का टर्नओवर है तो पहले 1 करोड़ रुपए उन्हें 3,000 देना होगा और फर्दर उनको अगले 2 करोड़ रुपए 1,500 रुपये यानी कि 3,000 रुपये और एप्लीकेबल हो जाएगा। इसी की तरह अगर कोई स्मॉल एंटरप्राइज है तो 1 करोड़ से तक उनका जो है 5,000 होगा और उसके बाद जो भी एडिशनल होगा वो 2,000 रुपये पर करोड़ के हिसाब से उसको रखा जाएगा और मैक्सिमम इसमें 1 लाख रुपए की सीलिंग होगी।
तो ये टर्नओवर के बेसिस पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के केस में। इसी तरह अगर कोई एग्जिस्टिंग यूनिट है जिसमें इशुएंस कराना है, अमेंडमेंट कराना है स्टोर्स का, वो कुछ भी हो सकता है, क्वालिटेटिव अमेंडमेंट हो सकता है, क्वांटिटेटिव अमेंडमेंट हो सकता है, तो यहाँ पे भी जो अमेंडमेंट होता है वो सर्टिफिकेट में इशू किया जाता है, उसकी भी एक फ़ीस होती है जो कि 50% ऑफ द चार्जेस होती है, यानी कि जो आपने पिछली स्लाइड में देखे थे चार्जेस, उसी का 50% यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के केस में। हालांकि यहाँ पे 50,000 रुपये की मैक्सिमम कैपिंग भी होगी। इसी तरह रिन्यूअल होगा, अगर हर 2 साल पे उसका रिन्यूअल भी होगा, उसमें भी वही फीस एप्लीकेबल होगी, यानी कि 50% जो भी आपने पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में कराया था, सेम चीज़ का 50% वैल्यू जो है वो इस केस में एप्लीकेबल होगा। क्या कंसेशंस मिलेंगे, कंसेशंस भी देख लेते हैं। तो ऐसी कोई माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज जो कि एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स द्वारा जो है ओन की जा रही है, वो उसमें ओनर हैं, तो उनको भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह जो ऐसी एमएससीज हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है एक तरह से जो है लोकेटेड हैं, या उनकी जो यूनिट है वो वहाँ स्टैब्लिश्ड है, तो उनको भी इसमें एडिड एडवांटेज मिलेगा। तो जो एससी एसटी यूनिट्स हैं उनको अपफ्रंट 100% सब्सिडी मिलेगा। जो भी एनएसआईसी की फीस है फ्रेश रजिस्ट्रेशन की, चाहे वो रिन्यूअल्स की या अमेंडमेंट्स की या कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट चाहिए या इंस्पेक्शन फीस होगी, उसमें पूरा 100% उनको जो है इसमें अपफ्रंट जो है एक वो छूट मिलेगी। इसी तरह जो दूसरी यूनिट्स हैं उनको भी इसमें पूरी 100% तक की इसमें जो है वो छूट प्रदान की जाएगी। वैलिडिटी पीरियड समझते हैं कि क्या वैलिडिटी पीरियड होता है इसमें। अगर हम वैलिडिटी पीरियड की बात करें तो वैलिडिटी पीरियड जैसे मैंने पहले बताया कि वो 2 साल के लिए एलिजिबल होता है। ये 2003 में जब रिवाइज किया गया इस स्कीम को, तब ये रखा गया है। 2 साल के बाद फिर उसको रिव्यू किया जाएगा, फिर जो भी प्रोसेस होगा, जो इंस्पेक्शन होगा, वो दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा और आप रिन्यूअल के लिए आप फिर अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल के बाद आप इसको दोबारा रिव्यू करा सकते हैं। कोई नई यूनिट है उसके लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जो कि सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन के लिए है, लेकिन वहाँ पे उनकी जो मॉनेटरी लिमिट है वो 5 लाख रुपए की कर दी जाएगी। हाँ, 1 साल के बाद जब उनका टेन्योर पूरा हो जाएगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक तरह से, फिर वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन के लिए। 2 साल के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और उसके बाद आप अपना रिन्यूअल भी कर सकते हैं इसको 2 साल के बाद। डॉक्यूमेंटेशन भी समझ लेते हैं, इसका क्या डॉक्यूमेंटेशन है, एक बार लिस्ट ऑफ फॉर्म डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में। तो जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है वो सबसे पहला तो होता है कि डिक्लेरेशन चाहिए होता है एमएसएमई डेटा बैंक में रजिस्ट्रेशन होने का, वो डिक्लेरेशन देना होगा। इसके अलावा आपका जो पैन कार्ड है, जो उद्योग आधार मेमोरेंडम यूएएन नंबर है, उसकी कॉपी को आपको सेल्फ अटेस्ट करके अपने सिग्नेचर के साथ वो सबमिट करना होगा। इसी तरह प्रूफ ऑफ ओनरशिप देना पड़ेगा कि जो भी आपकी प्लांट एंड मशीनरी जहाँ पे है, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, या जो रॉ मटेरियल आपके पास रखा गया है, वो आपने कब खरीदा, उसकी डेट ऑफ परचेज क्या है, ईयर ऑफ परचेज क्या है, इन सब के साथ उसके बिल्स होने चाहिए आपके पास, आप ही के नाम से या फर्म के नाम से। तो वो एक प्रूफ ऑफ ओनरशिप इस्टेब्लिश करता है, तो वो बहुत ज़रूरी है आपकी प्लांट एंड मशीनरी का प्रूफ ऑफ ओनरशिप के लिए। इसी के साथ साथ एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए होगी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स की, जिस प्रोमाइसेस में आप काम कर रहे हैं, या आपकी जो लीज डीड होगी जो उसकी एक कॉपी लगानी होगी। तो लीज डीड की कॉपी या जो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, ओनरशिप जो दर्शाते होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स भी इसमें आपको सबमिट करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो आपकी फर्म प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, या आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के आप उसमें एज अ डायरेक्टर भी हो सकते हैं, तो उस चीज़ का भी एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा कि ये फर्म जो आप रन कर रहे हैं, जो आपकी यूनिट है, वो प्रोप्राइटरशिप मॉडल पे है या पार्टनरशिप है या डायरेक्टर्स हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज अ पार्टनर है तो उसमें आपकी पार्टनरशिप डीड होगी जो ये साबित करेगी कि आप उसमें एज अ पार्टनर हैं, आपकी ओनरशिप कितनी है, कितने % शेयर है। इसी तरह एक डायरेक्टर हैं तो आपका पूरा मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगी, वो उसमें दर्शाएगा कि आप उसमें कितना, आपकी जो है एज अ डायरेक्टर आप उसमें क्या शेयर कैपिटल है या किस तरह का आपका उसमें ओनरशिप है। तो ओनरशिप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ओनर होता है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को भी देखना ज़रूरी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन के लिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो इसमें चाहिए होंगे। अगर हम बात करें कि
प्रूफ ऑफ स्टेटस ऑफ द फर्म के लिए कि कैसे ये प्रूफ होगा कि स्टेटस कैसा है फर्म का, क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे। एक पार्टनरशिप के केस में अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो वहाँ पे एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी लगेगी, जो भी किसी एक पार्टनर के लिए, जो कि नोटराइज होनी चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी जो है वो एक वैल्यू है, और क्योंकि वो नोटराइज करा जाता है, एक नोटरी होता है वो उसको ऑथराइज करता है, तो कहीं ना कहीं वो जो है एक बहुत ही लीगल और वैलिड डॉक्यूमेंट बनता है, तो उसकी एक रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट होगी, जो अगेन नोटराइज्ड होनी चाहिए। नोटराइजेशन के बाद पार्टनरशिप डीड की वैल्यू बनेगी कि हाँ ये पार्टनरशिप डीड ऑथेंटिक है। इसके अलावा फॉर्म ए सबमिट करना होता है, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के द्वारा इशू किया जाता है, जिसमें जो भी पार्टनर्स हैं उनका नाम दर्शाया जाता है। तो ये प्रूफ करेगा कि जो पार्टनरशिप कंसर्न है वो ओनरशिप उसकी प्रूफ करेगा, उसकी एग्जिस्टेंस प्रूफ करेगा, उसका स्टेटस को प्रूफ करेगा। इसी तरह दूसरी कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल अगर एलएलपी फर्म है तो क्या करेगा, तो एलएलपी के केस में, जिसको हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं, उस केस में कैसे हम प्रूफ ऑफ स्टेटस ऑफ फर्म सबमिट करेंगे। वहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो होता है, जो कॉपी ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है, वो सबमिट होता है, जो कि एक एलएलपी एग्रीमेंट होता है, फॉर्म 3 जिसको बोलते हैं। एक बहुत ही वाइटल डॉक्यूमेंट होता है। इसमें जितने भी आपके कंपनी के रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं उस एलएलपी को, वो सब पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं, और उस एलएलपी को कैसे रन करना है, वो पूरा एक एक कह सकते हैं कि पूरा एक फ्रेमवर्क होता है, एक पूरी गाइडलाइंस होती है, एक चार्टर होता है, जो पूरा दर्शाता है कि कैसे उसमें आप रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोविजंस, सारी चीज़ें आप उसको मैनेज करेंगे। उसको हम फॉर्म 3 बोलते हैं। इसी तरह कॉपी ऑफ फॉर्म 4 लगता है, जो कि दर्शाता है नेम ऑफ पार्टनर्स, या अगर उसमें कोई चेंजेस हुए। फॉर एग्जांपल अगर पहले 3 पार्टनर्स थे, बाद में एक पार्टनर ने एग्जिट कर दिया और कोई नए पार्टनर ने ऐड कर लिया, तो वो जो भी चेंजेस होंगे वो फॉर्म 4 के द्वारा दर्शाए जाएंगे, और वो भी एक प्रूफ ऑफ स्टेटस ऑफ द फर्म दर्शाएगा। इसी तरह कॉपी ऑफ फॉर्म 2 भी लगेगा। ये आपकी जो लोकेशन होती है, जो अभी आपका जो मेन ऑफिस होता है एलएलपी का, जहाँ पे वो रजिस्टर्ड की जाती है फर्म, उसको दर्शाता है, और यहाँ पे जो भी पार्टनर की डिटेल्स होती हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, वो भी इसमें साथ साथ दर्शाए जाते हैं। इसी तरह जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे जो प्रूफ ऑफ स्टेटस ऑफ द फर्म जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ड्यूली ऑथेंटिकेटेड, यानी कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा, वो लगेगा। इसके अलावा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये लगेगा। ये पूरा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता है, जिसमें जितने भी सिटिंग डायरेक्टर्स हैं उनका एड्रेसेस, उनके नाम और उनकी क्या शेयर्स एंड होल्डिंग्स हैं, ये पूरी एक लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स होती है। वो लगता है, उसमें डायरेक्टर्स की पूरी डिटेल्स के साथ उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, उनकी होल्डिंग्स, शेयर, सारा चीज़ें इसमें दर्शाई जाती हैं। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है तो वो कोई भी फर्दर डिसीजन जब ले रही होती है तो वो उनकी बोर्ड मीटिंग द्वारा जो है वो एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, जो कि एनेक्जर A2 के हिसाब से आप जब सर्च करेंगे तो आपको एनेक्जर A2 मिलेगा, उसका एक फॉर्मेट है। उस A2 फॉर्मेट के हिसाब से ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाएगा उस व्यक्ति के संबंध में, उस व्यक्ति को ऑथराइज करते हुए जो कि फर्दर सिग्नेटरी बनेगा इस पूरे प्रोसेस में, पूरे एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंटेशन। जो भी डायरेक्टर उसको एग्जीक्यूट करेगा उसको बोर्ड द्वारा ऑथराइज किया जाएगा कि वो फर्दर वो व्यक्ति, वो डायरेक्टर इस पूरी स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन के में कार्य कर सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे एक प्राइवेट लिमिटेड के केस में। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केस में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़, जो एक बेसिक उनका एग्जिस्टेंस बताएगा। इसके अलावा जो सोसाइटी के बाय लॉज होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। फिर नेम्स ऑफ मेंबर्स, कौन कौन मेंबर्स हैं जो सोसाइटी में जुड़े हुए हैं, उनकी किस तरह की शेयर होल्डिंग है, वो होगा। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट इशू होगा रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से, वो लेटेस्ट होना चाहिए। तो करंट सर्टिफिकेट
भी लगेगा कि सोसाइटी जो है वो अभी फंक्शनिंग में है और वो सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग कर रही है, तो लेटेस्ट सर्टिफिकेट इशू कराना होगा रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के द्वारा। इसके अलावा जो भी ऑथराइज शेयर कैपिटल है या सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है, उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, तो वो भी पूरी डिटेल कैप्चर करनी पड़ती है। साथ ही साथ जो भी जो मूवेबल डिटेल्स हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, जो सोसाइटी ने खुद परचेज करी हैं या ओन करती है, उसकी डिटेल देनी होगी। और इसके अलावा रेजोल्यूशन पास करना होगा कि वो इस रेजोल्यूशन के माध्यम से इस गवर्नमेंट का जो परचेज प्रोग्राम के में रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए भी वो भी एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, जैसा कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में रेजोल्यूशन पास किया जाता है। और साथ ही साथ जो भी सिग्नेटरी बनाया जाएगा, जो भी व्यक्ति, जो मेंबर ऑथराइज किया जाएगा सोसाइटी द्वारा, वो उसके फेवर में एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो वो भी रेजोल्यूशन की एक कॉपी लगेगी जो भी व्यक्ति को वो ऑथराइज करेगी सोसाइटी। तो ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हमने देखा इस स्कीम का कि सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस है। अगर हम इस स्कीम के बारे में कंक्लूजन करें तो कहीं ना कहीं ये जितना भी हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है कि देश के सबसे बड़े बायर, जो लार्जेस्ट बायर है, जो कि खुद सरकार है, उनके आगे अपने आप को प्रेजेंट कर सके, अपने प्रोडक्ट्स को, जो 358 प्रोडक्ट्स परचेज किए जाते हैं, उन प्रोडक्ट्स को सेल कर सके और अपना भी शेयर गवर्नमेंट परचेजिंग की जो प्रोग्राम है उसमें अपना शेयर को बढ़ा सके। गवर्नमेंट ने खुद इसको 20% तो रिजर्व ही कर रखा है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं स्मॉल बिजनेसेस को भी ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो गवर्नमेंट जैसे बड़े परचेजर के सामने भी अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकें और उसमें अपनी हिस्सेदारी भी निर्धारित कर सकें। तो गवर्नमेंट स्कीम का जो सबसे बड़ा उद्देश्य, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, वो यही होता है कि कैसे वो जो भी हमारी एमएसएमई यूनिट्स हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव प्रदान करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाई जाएँ, ताकि वो मेन स्ट्रीम में आके एक अच्छा इन्वायरमेंट के साथ अपना काम कर सकें, अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकें। यहाँ पे जैसे हम लोग डिस्कस करते आए हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं, सरकार द्वारा ऐसी बहुत सारी स्कीम्स रखी गई हैं आपकी मदद के लिए, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ख़ास तौर पे एमएसएमई सेक्टर में या ग्रामीण क्षेत्रों में गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, हमारी कोशिश रहती है कि उन स्कीम्स के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और आसान भाषा में आपको वो जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। जैसे कि हम लोग कुछ समय से बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, आज हम जो जिस क्षेत्र के लिए स्कीम लेकर आए हैं, जिस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए या इंडस्ट्री के लिए कह सकते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे देश में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज़, स्मॉल बिज़नेसेस। अगर हमारे देश में स्मॉल बिज़नेसेस ग्रो नहीं करेंगे, अगर हमारे देश में स्मॉल बिज़नेसेस, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ सर्वाइव नहीं करेंगी, देश की इकॉनमी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। हमेशा जो इकॉनमी को एक सपोर्ट मिलता है, एक स्टेबिलिटी मिलती है, वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और स्मॉल बिज़नेसेस की वजह से ही मिलती है। बड़े जो उद्योग हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं या बड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एक मेजर पोर्शन इकॉनमी का उनकी वजह से आगे बढ़ता है। लेकिन स्मॉल इंडस्ट्री जो होती हैं, वो एक बेस बनाती हैं पूरी इकॉनमी का, और वो काफ़ी स्टेबल होता है। इसी कड़ी में आज हम जो स्कीम के बारे में बात करने आए हैं, वो है स्मॉल इंडस्ट्री से संबंधित, जिसका पूरा नाम है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन बिल डिस्काउंटिंग स्कीम। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये बिल डिस्काउंटिंग स्कीम, जिसको हम एनएसआईसी बिल डिस्काउंटिंग स्कीम के नाम से जानते हैं। क्या है ये एनएसआईसी, किस तरह से इसमें काम होता है, कैसे आप इसमें अपनी स्मॉल बिजनेस के लिए भी आप आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, फाइनेंस की सुविधा ले सकते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेज कर सकते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है ये। जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन बिल डिस्काउंटिंग स्कीम है, ये एक तरह का, जैसे मैंने बताया, कि एक फाइनेंसिंग स्कीम है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए डिज़ाइन करी गई कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं हमारे देश में, उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा सके। स्मॉल बिजनेसेस में हमेशा ये चैलेंज रहता है कि उनको कभी ना कभी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और प्रॉब्लम ये आती है कि उनके पास ईज़ी बैंक फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता है।
उनको छोटा सा भी लोन लेना होता है तो बैंक्स में जाते हैं और अक्सर हमने देखा है कि वहाँ पे उनको बैंक लोन नहीं प्रोवाइड हो पाता है। बहुत सारी रीज़न्स की वजह से, कभी उनका बिज़नेस के टर्नओवर्स उनके लोन की जो क्राइटेरिया है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। कभी उनके बिज़नेस की विंटेज इतनी नहीं होती है या उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं होता है, या इस तरह की तमाम दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे स्मॉल बिज़नेसेस को जिनके पास इस तरह के एक प्रॉपर लोन लेने के लिए जो बैंक की एलिजिबिलिटीज़ हैं, उनके हिसाब से उनके जो पैरामीटर्स हैं जो मीट नहीं कर रहे होते हैं, उनके उस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये स्कीम काम करती है, जिसको हम बिल्ड डिस्काउंटिंग स्कीम के नाम से भी जानते हैं। ये मुख्यतः जो स्मॉल बिज़नेसेस होते हैं, ये इस स्कीम का फ़ायदा अपनी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए कर सकते हैं, जो कि वो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से करते हैं, और या जिसको हम इनवॉइस भी कह सकते हैं। उन इनवॉइस के अगेंस्ट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको एक तरह से फाइनेंस, जो कि वो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के नाम से जो है उनको प्रोवाइड करता है। इससे ख़ास तौर पे उनको मदद मिलती है अपनी कैश फ्लोज़ को मेंटेन करने में, इफ़ेक्टिव कैश फ्लोज़ वो मेंटेन कर सकते हैं। जल्दी से उनके फंड्स की रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर सकते हैं। और जो एनएसआईसी इस क्षेत्र में काम कर रहा होता है, वो एक तरह की गारंटी देता है। एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स जो होते हैं, वो गारंटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि इस तरह के जो भी बैंक्स इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं एक गारंटी बैक्ड फंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इस तरह के स्मॉल बिज़नेसेस को प्राप्त हो सकता है। समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के बेनिफिट्स हैं इसमें। सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि आम तौर पे हमने देखा कि जो स्मॉल बिज़नेसेस होते हैं, उनको बैंक्स में एक अच्छे अमाउंट का लोन नहीं मिल पाता है, या वो आसानी से उनके पास वो बैंक लोन्स की सुविधा अवेलेबल नहीं होती है। इस स्कीम के माध्यम से ऐसे जितने भी स्मॉल बिज़नेसेस हैं, वो ईज़ी एक्सेस फंड्स कर सकते हैं। उस फंड्स को उनकी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, जो फाइनेंसिंग की, उनके पास एक क्विक एक्सेस होता है, ईज़िली अवेलेबिलिटी होती है। उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं इन्वॉल्व होती हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें हेवी टर्नओवर्स या इस तरह की जो विंटेज होता है कि 3 साल या 5 साल या 10 साल पुराना उनका बिज़नेस होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हेवी इसमें कोलेटरल चाहिए। तो उस तरह की रिक्वायरमेंट्स ना होने की वजह से ये बहुत ही एक क्विक एक्सेस होता है फंड्स का। तो ये अपने आप में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बिज़नेसमैन को हमेशा जब भी फंड्स की एकदम से रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके पास अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और वर्किंग कैपिटल तो हमेशा उसको जो है वो ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए। अगर वर्किंग कैपिटल में उसको 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना लग रहा है, तो ऑब्वियसली वो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ उससे खो सकती हैं, उससे जो उसके ऑर्डर्स होंगे या जो भी उसको पेमेंट्स करने होंगे, उसमें डिले हो सकता है, तो कहीं न कहीं उसको बिज़नेस लॉस भी हो सकता है। और ईज़ी, अगर क्विक एक्सेस है, उसके पास फंड्स ईज़िली अवेलेबल हैं, तो वो इमीडिएटली उस अपॉर्च्युनिटीज़ को इनकैश कर सकता है। तो क्विक एक्सेस ऑफ फंड्स इसका जो सबसे बेसिक बेनिफिट है वो है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो भी काफ़ी लो होते हैं। बिज़नेसमैन के लिए कोई भी फंड्स होता है, तो वो कहीं न कहीं एक कॉस्ट भी होती है। जो कॉस्ट उसके अल्टीमेट जो वो प्रोडक्ट बना रहा है, जो सर्विसेज़ दे रहा है, उसकी प्राइसिंग को इफ़ेक्ट करता है, जो कि अल्टीमेटली कस्टमर को इफ़ेक्ट करता है, और वहीं पे कॉम्पिटिशन में एक प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे अपनी जो ओवरऑल कॉस्टिंग है, ओवरऑल प्राइसिंग को कम करने के लिए कहीं न कहीं ये जो लोअर इंटरेस्ट रेट्स का इसमें बेनिफिट है, वो ऐसे स्मॉल बिज़नेसेस को सपोर्ट करता है, और वो अपनी कॉस्ट्स, अपनी प्रॉफ़िट मार्जिन्स को बचा सकते हैं, और अपनी कॉस्ट्स को कम कर सकते हैं, और अल्टीमेटली वो अपने प्राइसेस को, जो एंड यूज़र के ऊपर जो प्राइसेस एप्लीकेबल हो रहे हैं, उनको वो कम कर सकते हैं, और वो बेटर कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें उनका भी फ़ायदा होगा और अल्टीमेटली कंज़्यूमर का भी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे जो लोअर इंटरेस्ट रेट्स का बेनिफिट्स है, वो अल्टीमेटली कॉस्टिंग में भी फ़ायदा देता है, और प्रॉफ़िटेबिलिटी में भी फ़ायदा देता है स्मॉल बिज़नेसेस को। उसके अलावा जो सबसे एक अच्छा इसका बेनिफिट है, वो ये कि इसमें कोई भी कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कि आपको कोई प्रॉपर्टी या कुछ इस तरह का आपको लैंड मॉर्गेज करनी है। आम तौर पे बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब किसी बिज़नेसमैन को, कोई बिज़नेस एंटिटी को, बिज़नेस यूनिट को किसी तरह की फंडिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो हमेशा एक कोलेटरल लेने की कोशिश करते हैं, या उनकी रिक्वायरमेंट होती है बैंक्स की कि आप उन्हें उनके साथ कुछ कोलेटरल प्रॉपर्टीज़ या लैंड के फॉर्म में, फिज़िकल एसेट्स के फॉर्म में आप उनके साथ
प्लेज करें, कुछ मॉर्गेज करें, जिसके अगेंस्ट में वो आपको फंडिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। यहाँ पे बिल डिस्काउंटिंग स्कीम के माध्यम से आपको कोई भी कोलेट्रल रखने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास तौर पे जब स्मॉल बिजनेसेस होती हैं या जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके पास कोई बहुत बड़े कोलेट्रल्स नहीं होंगे, तो यहाँ पे वो एक बहुत एडेड एडवांटेज मिलता है उनको कि वो बिना कोलेट्रल के, बिना कुछ भी मॉर्गेज किए हुए, उनको लो इंटरेस्ट रेट पे एक अच्छा फंड अवेलेबल रहता है। तो कोलेट्रल ना होने की वजह से काफ़ी इस स्कीम का फ़ायदा होता है। इसके अलावा हमेशा कैश फ्लोज जो होते हैं वो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कैश फ्लो मैनेजमेंट अच्छा है, अगर आपने कैश फ्लो मैनेजमेंट को मेंटेन किया हुआ है, उसको प्रॉपर कंट्रोल किया हुआ है, तो हमेशा आपके बिजनेसेस में जो फंड्स का फ्लो होगा वो बहुत ही स्मूथ होगा, और जो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स आएंगी वो हमेशा आप उसको फुलफिल कर लोगे। तो यहाँ पे इस स्कीम के माध्यम से आप अपनी कैश फ्लो मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, या अगर आप पहले से कर रहे हैं तो उसको और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास हमेशा अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स रहेगी वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में, तो आप अपनी कैश फ्लोज को अच्छी तरह से मेंटेन और मैनेज भी कर सकते हैं। जब इस तरह के फंड्स अवेलेबल होते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा कि बिजनेसमैन के पास ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बिजनेस जनरेट करने की, लेकिन आमतौर पे वो फंड्स की कमी की वजह से अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाता, या जिस कैपेसिटी में वो काम कर रहा है उस कैपेसिटी से बढ़ के वो अगर उसे कुछ ऑर्डर्स लेने हैं, कुछ मार्केट की कोई अपॉर्चुनिटी को कैच करना है, तो क्योंकि वो उसके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए वो उस अपॉर्चुनिटी को खो देता है। इस स्कीम के माध्यम से कोई इस तरह की अगर अपॉर्चुनिटी आती है जो एकदम से आई और उसको फंड चाहिए है उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने में, तो यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं और उसके पास एक मोटिवेशन होता है कि मैं अपने इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर सकता हूँ। तो इंक्रीज़्ड बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं इस स्कीम के माध्यम से। और जो सबसे आसान जो अच्छी बात है वो ये कि पूरा जो प्रोसेस है बिल डिस्काउंटिंग स्कीम का, अभी हम आगे समझेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में भी, कि इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो बहुत ही आसान है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें डिपार्टमेंट्स का या इस तरह का कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि आपको जो है बहुत इसमें जो है दौड़-भाग करनी है, या आपको अलग-अलग विभागों के या अलग-अलग बैंक्स के आपको इसमें चक्कर लगाने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही सिम्प्लिफाइड प्रोसीजर रखा गया है इसका, क्योंकि जो स्मॉल बिज़नेसेस हैं उनके पास समय की भी अवेलेबिलिटी नहीं होती, फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रोसेसेस रखे गए हैं वो बहुत ही सिंपल और सिम्प्लिफाइड तरीके से रखे गए हैं कि कोई भी स्मॉल इंडस्ट्री इस स्कीम के माध्यम से फंड्स की अवेलेबिलिटी क्रिएट कर सके और अपने बिजनेस को वो स्मूथली रन कर सके, और फर्दर अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको इनकैश कर सके। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जो मैंने बताया कि इस स्कीम के माध्यम से क्या-क्या बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, और अपने आप में काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट पे अगर आपको फंड्स मिल रहा है, ईज़ी एक्सेस है, कोलेटरल भी नहीं रखना है, प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है, कैश फ्लो भी मेंटेन कर सकते हैं। तो अपने आप में किसी भी बिजनेसमैन को इस तरह की अगर बेनिफिट्स किसी फंड के माध्यम से, किसी स्कीम के माध्यम से मिल रहा है तो वो बिल्कुल इस स्कीम का लाभ उठाना चाहेंगे। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं इसमें, तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो सेलर का होगा, कौन इसमें जो है सेलर और बायर की डेफिनिशंस क्या होंगी, अभी पहले ये समझते हैं, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक सेलर होगा, एक पार्टी बायर होगी। तो पहले तो ये ज़रूरी समझना है कि इसमें सेलर कौन होगा, बायर कौन होगा, और किस तरह से उनकी जो सेलिंग और बाइंग की जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसको देखा जाएगा, उसको एसेस किया जाएगा। तो एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो भी ऐसे स्मॉल बिजनेसेस हैं, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में रन हो रहे हों, चाहे कोई पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में हो, या इवन कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है, वो भी अगर स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन में आ रही है तो वो बिल्कुल इसमें एज अ सेलर काम कर रही है। अगर वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कुछ काम कर रही है, कुछ कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही है किसी प्रोडक्ट का, या अगर वो किसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइडर है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो कंपनी, तो भी वो स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन के तहत इस स्कीम में एज अ सेलर अपने आप को दिखा के और इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बायर्स कौन होंगे, तो ऑब्वियसली जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो किसे कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग बायर्स होंगे जो उनका माल खरीद रहे होंगे या वो सर्विसेज ले रहे होंगे। तो यहाँ पे जो बायर्स होंगे वो कौन हो सकते हैं,
एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बायर्स स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं या उनके अंडरटेकिंग्स हो सकती हैं, वो इसमें पहला होंगे। इसके अलावा दूसरी कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो इन स्मॉल बिजनेसेस से अपना प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या उनसे कोई सर्विसेज ले रहे हैं, वो इसमें बायर्स हो सकते हैं। इसी तरह अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि तीसरी कैटेगरी ऑफ बायर्स हो सकती है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई अगर है जो इस तरह के किसी स्मॉल बिजनेस सेलर से कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट परचेज कर रही है या वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर उससे वो कोई सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, तो ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी इस एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एज अ बायर्स होंगे। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कौन सेलर और कौन बायर की कैटेगरी में आएगा। सेलर्स वो कंपनीज, वो स्मॉल बिजनेसेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और बायर्स कौन होंगे? स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स या उनकी अंडरटेकिंग्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज या कोई दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो ये सब इसमें बायर और सेलर की कैटेगरी में आएंगे। अगर हम विंटेज की बात करें कि भाई कितना पुराना बिजनेस होना चाहिए, आमतौर पे बैंक से पूछते हैं कि आप फर्म कितनी पुरानी है, बिजनेस कितना पुराना है। किसी भी स्कीम के लिए जनरली देखने से आया है कि वो 3 से 5 साल का टेन्योर मांगते हैं। यहाँ पे जो बिजनेस की एज होगी, यानी कि कितनी पुराना वो यूनिट है, तो वो यूनिट अगर 1 साल से ज्यादा की है तो यहाँ पे वो एलिजिबल होगा, यानी कि वो पिछले 1 साल से ऑपरेट कर रहा हो। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वो उसकी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम कर रही हो, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग चल रही हो। इसी तरह अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइडर हैं वो, तो उनकी सर्विसेज जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो पिछले 1 साल से उसको ऑपरेट कर रहे हो। तो यहाँ बिजनेस एज जो देखा गया, जो रखा गया है एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 1 ईयर का है, जो कि बहुत ही आसान है। इसी तरह अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें कि उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी बैंक से उनका कोई पुराना कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमेशा फंड्स देने से पहले ये ज़रूर देखता है कि आपकी प्रीवियस क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। आजकल तो ये बहुत आसान हो गया है, जब हमारा सिबिल, एक आपने नाम सुना होगा सिबिल, जो कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को मेंटेन करता है। सारे ही बैंक्स सिबिल की रिपोर्ट निकालते हैं, किसी भी तरह का लोन या कोई भी फाइनेंस आपको जब प्रोवाइड करते हैं तो वो सिबिल रिकॉर्ड चेक करते हैं कि किस तरह का आपका क्रेडिट हिस्ट्री है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रही हो आपकी पास्ट में, और कोई भी आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के साथ कोई भी डिफ़ॉल्ट ना किया हो। तो यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड एक अच्छा मेंटेन करना ज़रूरी है। और मैं हमेशा अपने सारे एपिसोड्स में या जितने भी मेरे इस तरह की मैं जिनसे भी डिस्कशन करता हूँ, तो हमेशा एज अ बैंकर मैं आप सबको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि कभी भी आप अपने ट्रैक रिकॉर्ड को ख़राब ना करें, क्रेडिट हिस्ट्री को ख़राब ना करें। हमेशा ध्यान रखें कि आपका छोटा सा एक डिफ़ॉल्ट आगे चल के इन फ्यूचर कभी आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम, या जब जिस समय आपको एक बहुत ही अर्जेंसी होगी फंड्स की, वहाँ पे आपको वो डिफ़ॉल्ट जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड एक अच्छा मेंटेन करके चलें। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो यहाँ पे टर्नओवर के लिए भी कोई बहुत हैवी टर्नओवर्स नहीं रखा गया है। आमतौर पे हम देखते हैं कि मिनिमम 25 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ का टर्नओवर अलग अलग स्कीम्स के लिए रखा जाता है। यहाँ पे जो बिजनेस का जो टर्नओवर रखा गया है, जो मिनिमम टर्नओवर रखा गया है, वो सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए रखा गया है, जो कि आपके पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। 10 लाख रुपए जो लोग स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं वो समझ सकते हैं कि 10 लाख रुपए का टर्नओवर कोई बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं है। हाँ, क्योंकि आपके बिजनेस की एक वायबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी फंडिंग अगर आपको प्रोवाइड की जा रही है तो वो बिजनेस प्रॉफिट जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक 10 लाख का जो टर्नओवर रखा गया है, या उसी के हिसाब से रखा गया है। और आमतौर पे देखने को भी मिला है कि 10 लाख या उससे ऊपर की जो फर्म्स होती हैं, जो टर्नओवर्स हो रहे होते हैं, तो वो अपने आप में एक प्रॉफिटेबल एंटिटी बन चुके होते हैं। तो यहाँ पे जो टर्नओवर रखा गया है वो 10 लाख रुपीस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का रखा गया है। बिल की रिक्वायरमेंट, किसको हम बिल मानेंगे? यहाँ पे जो यूजेंस बिल होते हैं वो ही डिस्काउंट किए जा सकते हैं, और जो कि किसी भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन के अंदर एलिजिबल आ रहे हो, वो एक जेन्युइन कमर्शियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, जो कि अगले 1 महीने के अंदर, यानी कि अगले 6 महीने के अंदर, यानी कि 180 दिन के अंदर इन कैश हो, पेबल हो।
तो ऐसे जितने भी बिल्स हैं उनको डिस्काउंटिंग के लिए तभी माना जाएगा जब वो एक जेन्युइन कमर्शियल ट्रांजैक्शन के रूप में हो और जो उनकी पेबल की जो लिमिट है वो अगले 6 महीने के अंदर की होनी चाहिए। तो वो एक बिल रिक्वायरमेंट के लिए जो यूजेंस बिल है वो उस कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने वाली है कि जो बिजनेस होगा वो यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है NSIC के अंदर, या फिर उसके पास उद्योग आधार मेमोरेंडम जो होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME के द्वारा जारी किया जाता है, जिसको UAM बोलते हैं, उद्योग आधार मेमोरेंडम, वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसके पास या तो उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर NSIC जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है उसके अंतर्गत वो एक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो ये कुछ उसकी एलिजिबिलिटीज़ थी। अब हम समझते हैं कि क्या प्रोसीजर हैं इस स्कीम के लिए, क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। तो उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में समझते हैं कि किस तरह से बिल डिस्काउंटिंग स्कीम जो है वो कार्य करती है और क्या उसमें प्रोसीजर्स होते हैं। तो जो पहला स्टेप की अगर हम बात करें वो होती है कि परचेजर वाइज या सेलर वाइज एक लिमिट ग्रांट करना। एक लिमिट ग्रांट की जाती है जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर होती है MSME द्वारा। अब इसका तरीका क्या होता है कि जो भी वो सप्लाई कर रहे हैं, जो कि किसी परचेजर ने, फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, उसने कुछ सप्लाई किया और जिसको बेच रहा है उसने उसको एक तरह से एक एक्सेप्ट कर लिया है डिलीवरी नोट के माध्यम से या इस तरह से, तो वो परचेजर का जो एक्सेप्टेंस होगा जो वो एक डिस्काउंट कराया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ परचेजर जो है उसके बेसिस पे नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक बैंक गारंटी जो कि एक तरह से एक गारंटी होती है, बैंक द्वारा ली जाती है, तो वो बैंक गारंटी के माध्यम से उस बिल को, उस इनवॉइस को जो है वो डिस्काउंट किया जाएगा और जो भी बायर सेलर हैं वो उस बैंक गारंटी को प्रोवाइड करेंगे। ये जो बैंक गारंटीज होती हैं ये कुछ जो इस स्कीम के माध्यम से जो रजिस्टर्ड बैंक्स होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक सभी इसमें आते हैं, वो जारी करते हैं और वो एक तरह से एक गारंटी दे रहे होते हैं उस बायर या सेलर के बिहाफ पे कि अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है या अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज फेल होता है तो बैंक उसकी पूरी जो पेमेंट है वो अपने पास से करेगा। तो बैंक गारंटी का यहाँ पे अहम रोल आता है जो कि बायर या सेलर दोनों में से कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो परचेजर या सेलर वाइज एक लिमिट ग्रांट की जाती है उसके बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे या जो उसने माल बेचा उसके सेलर इनवॉइस के बेसिस पे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का रोल आता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके बाद सबमिट किए जाएंगे। तो जो स्मॉल बिजनेस यूनिट होगी वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करेगी, वो NSIC को सबमिट करेगी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन को सबमिट करेगी, जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट होगा। इसके अलावा जो MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो UAM रजिस्ट्रेशन है, वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होगा। जैसे मैंने पिछले स्टेप में बताया कि बैंक गारंटी जो किसी भी अप्रूव बैंक से जारी की गई होगी तो वो बैंक गारंटी भी इसका मेन डॉक्यूमेंट होगा। तो यहाँ पे 3 मुख्य डॉक्यूमेंट हैं। पहला हो गया आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा हो गया MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और तीसरा जो बैंक गारंटी बैंक द्वारा जारी की जाएगी बायर या सेलर के माध्यम से। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट NSIC को सबमिट करने होंगे अगले स्टेप में। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा कि कैसे डिस्काउंट रेट को कैलकुलेट किया जाए, कैसे उसमें एक लिमिट की जो वैल्यू है वो डिराइव की जाएगी। तो यहाँ पे NSIC का रोल आता है। NSIC अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे उसको जो है वो डिस्काउंट रेट निकालेगा, जो कि वहाँ पे ये भी हो सकता है कि उसकी बिल की वैल्यू कितनी है, उसका अमाउंट कितना है। इसके अलावा जो यूनिट है, जो SME है, जो स्मॉल बिजनेस ओनर है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। तो क्रेडिट वर्दीनेस यहाँ पे अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्रेडिट वर्दीनेस उसकी आती है उसके पास्ट रिकॉर्ड से, उसने जो पहले लोन्स लिए होंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ किस तरह की उसने डीलिंग्स करी हैं, तो वो सारी चीज़ें उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को बढ़ाती हैं। और इसी के साथ साथ जो बिल है उसको उसका क्या टेन्योर होगा उसके बेसिस पे भी हो सकता है। अगर मान लीजिए बिल का टेन्योर सिर्फ
1 महीने का ही है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर बिल का टेन्योर 6 महीने है तो डिफरेंट टेन्योर बनेगा। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट रेट किया जाता है वो उसी इन 3-4 फैक्टर्स के बेसिस पे किया जाता है कि टोटल अमाउंट क्या है बिल का, कितने टेन्योर का वो बिल है, और जो एसएमई है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है। ये जो इंटरेस्ट रेट होता है एक तरह से वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो डिस्काउंट सर्विस होती है उसके लिए चार्ज किया जाता है एनएसई द्वारा। अब हम पेमेंट की बात करें कि पेमेंट कैसे होता है, पेमेंट ऑफ डिस्काउंट अमाउंट क्या होता है। जब एक बार डिस्काउंट रेट कैलकुलेट कर लिया जाता है तो एनएसआईसी जो होता है वो डिस्काउंटेड अमाउंट जो होता है उस अमाउंट का वो एसएमई को अपने सर्विस चार्जेस काटने के बाद, या अगर और भी कोई उसने फीस रिवाइज करी, अभी हम आगे देखेंगे इसमें क्या चार्जेस हैं, क्या सर्विस फीस हैं, तो अगर ऐसी कोई सर्विस चार्ज है या कोई इस तरह की कोई इशुएंस फीस या कोई और फीस अगर है, लीगल फीस है, तो वो सारी फीस या चार्जेस काटने के बाद जो अमाउंट बच रहा है वो एसएमई को ट्रांसफर कर दिया जाता है बैंक के माध्यम से। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। एनएसआईसी में आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, एनएसआईसी एक आपके बिल्स के बेसिस पे उसकी एक वैल्यू कैलकुलेट करता है और वो वैल्यू में से अपने चार्जेस माइनस करके वो पेमेंट कर दिया जाता है। अब क्योंकि हम एक तरह से फाइनेंस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें रीपेमेंट भी ऑप्शन आएगा, भाई आपको रीपे भी करना है। तो यहाँ पे जो रीपेमेंट का ऑप्शन आया है तो एसएमई को ड्यू डेट से पहले, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज का जो भी ड्यू डेट होगा या तो उस दिन या उससे पहले उसको वो रीपेमेंट करना होता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर एसएमई फेल होता है अपने जो डिस्काउंटेड अमाउंट है उसको समय पे रीपेमेंट करने के लिए, तो एनएसआईसी को पूरा अधिकार होगा अपनी लीगली अपने उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए। अगर ऐसी नौबत आती है, ऐसी स्थिति आती है, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब होगा, आप क्रेडिट वर्दीनेस पे आपको क्वेश्चन उठेगा और फर्दर फिर आप इस तरह का कोई भी जो बिल डिस्काउंटिंग है वो नहीं करा पाएंगे। तो रीपेमेंट के लिए आप बहुत ध्यान रखें कि जो भी अमाउंट आप ले रहे हैं वो समय से पहले आपको रीपे करना होगा, अदरवाइज वो बिल वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा और एनएसआईसी एक लीगल एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से एक तरह से वो एलिजिबल हो जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया था कि हम लोग फीस और चार्जेस समझेंगे। भाई कोई भी चीज़ एज अ बिजनेसमैन आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती है, तो यहाँ पे भी नॉमिनल फीस होती है, आपको इजी क्रेडिट मिल रहा है, आसानी के साथ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस सुविधा मिल रही है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग फीस और इस तरह के चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। तो वो प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस समझते हैं इस चार्ट के माध्यम से। तो पहले तो कैटेगरी वाइज हम समझ लेते हैं कि दो कैटेगरी होती हैं, एक को हम माइक्रो यूनिट कह सकते हैं और दूसरी जो कैटेगरी होगी वो स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी ऑफ एंटरप्राइज हो सकती है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस हो सकती हैं और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो सकते हैं। तो इन दो कैटेगरी में अलग अलग जो प्रोसेसिंग फीस है वो एप्लीकेबल होगी। यहाँ पे दो कैटेगरी रखी गई हैं प्रोसेसिंग फीस के लिए भी, कोई नया अगर आपने सैंक्शन कर रहे हैं वो, या अगर कोई पहले से है और उसको रिन्यूअल करवा रहे हैं, कोई पहले से आपने बिल ऑफ एक्सचेंज कर रखा है और आप उसको रिन्यू कराना चाहते हैं तो उसके लिए अलग है। तो अगर कोई नया सैंक्शन हो रहा है, कोई नया बिल ऑफ एक्सचेंज सैंक्शन हो रहा है, तो एक माइक्रो एंटरप्राइज के लिए वो 1% होगा आपका अमाउंट का। इसी तरह अगर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है तो उसके लिए भी वो 1% होगा। तो यानी कि नए जो जितने भी न्यू सैंक्शंस होंगे, नए बिल्स होंगे, उनके लिए जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो 1% होगी। इसके अलावा अगर रिन्यूअल की अगर हम बात करें कि ऐसे कोई भी केसेस जो रिन्यू हो रहे हैं तो उसमें भी माइक्रो एंटरप्राइजेस को तो 0.5% ही पे करना होगा, जबकि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये 1% ही होगा। तो स्मॉल एंटरप्राइजेस और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 1% का है, चाहे वो न्यू सैंक्शंस हो या रिन्यूअल्स हो। लेकिन माइक्रो एंटरप्राइज के लिए जो बहुत ही छोटा बहुत ही माइक्रो लेवल का एक एंटरप्राइज होगा उसके लिए 1% और 0.5% ही प्रोसेसिंग फीस होगी, जो अपने आप में काफ़ी कम प्रोसेसिंग फीस है और जिस तरह की अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से काफ़ी कम अमाउंट बनता है। तो फीस एंड चार्जेस के बाद अब हम समझते हैं कि कैसे डिस्काउंटिंग जो करी जाती है वो उसके क्या चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। तो 1 फरवरी 2023 से जो चार्जेस, जो नया डिस्काउंटिंग चार्जेस कह सकते हैं जो इफेक्टिव हैं, उनको समझते हैं।
उसी तरह से जैसे हमने प्रोसेसिंग फीस को समझा कि माइक्रो यूनिट्स में क्या होता है, स्मॉल एंड मीडियम में क्या होता है। अगर हम बात करें कि अप टू इशुएंस पीरियड तक, जैसे अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि इशुएंस पीरियड तक ही कराना है, उसमें तीन कैटेगरी हो सकती हैं। यूनिट्स हैविंग वैलिड एसएमई 1 रेटिंग, यहाँ पे रेटिंग्स का के हिसाब से डिस्काउंटिंग चार्जेस की जाती है। इसी तरह जो एसएमईज हैं जिनकी 2 रेटिंग है या इसके अलावा जो दूसरी रेट यूनिट्स होंगी उनको, तो 3 कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पे जो एसएमई 1 रेटिंग वाली यूनिट्स होंगी उनको जो डिस्काउंटिंग रेट पर एनम के हिसाब से रखा गया है वो है 8%, और स्मॉल एंड मीडियम के केस में ये 8.5% है। इसी तरह जो एसएमई 2 रेटिंग वाले यूनिट्स हैं उनके लिए माइक्रो के केस में 8.5% है, और स्मॉल एंड मीडियम के केसेस में ये 9% है। इसी तरह जो बाकी की यूनिट्स होंगी उसमें माइक्रो के केस में ये 9% और स्मॉल एंड मीडियम के केसेस में ये 9.5% होता है। इसके अलावा जो भी एडिशनल रेट्स होता है वो डिलेड पेमेंट के केसेस में एप्लीकेबल होता है कि अगर समय पे बिल डिस्काउंटिंग का जो वैल्यू था वो रीपे नहीं किया गया, ड्यू डेट से पहले नहीं किया गया, तो एडिशनल कुछ चार्जेस लिए जाएंगे, कुछ लेट पेमेंट फीस ली वगैरह ली जाएगी। तो वो सारी चीज़ें इसमें अलग से एप्लीकेबल होती हैं, जो कि 1.25% हो सकता है जो एडिशनल रेट के फॉर्म में चार्ज किया जाएगा, जो कि पर क्वार्टर के बेसिस पे किया जाएगा जितना भी ओवरड्यू पीरियड होगा। यानी कि अगर किसी का 6 मंथ्स का ओवरड्यू हो गया तो 1.25 पर क्वार्टर, यानी कि 2 क्वार्टर के हिसाब से उसको हर क्वार्टर में 1.25% पे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जो कि एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्म में उसको एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे मैं ये कहता चलूँ कि इस तरह की सिचुएशन को आप अवॉइड करें, क्योंकि आपकी वो कहीं ना कहीं आपकी सिबिल को और बहुत सारी चीज़ों को वो इफेक्ट करता है। एक बार जल्दी से डॉक्यूमेंटेशन समझ सकते हैं दोबारा, क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की तरह अगर हम बात करें तो पहली चीज जो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, जो बिल आप डिस्काउंट कराना चाहते हैं वो, जैसा मैंने पहले बताया, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि किसी भी बैंक में आज केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आरबीआई द्वारा मैंडेटरी कर दिए गए हैं। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आपके आधार, पैन और जो बिजनेस के लाइसेंसिंग्स और रजिस्ट्रेशन हैं वो लगेंगे। इसके अलावा बैंक अकाउंट की डिटेल्स लगेंगी। आप अपनी जिस बैंक में आप अपना अकाउंट चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, उसकी पासबुक या स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं, और उसकी एक कैंसिल चेक लगेगी। इसके अलावा आपने बिजनेस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। आपकी कंपनी के जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो कि बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स होते हैं, वो सारे ऑडिटेड होने चाहिए, वो लगेंगे। इसके अलावा एक आपको बिजनेस प्लान सबमिट करना होगा कि जो आप बिल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें आप कैसे आप अपना कैश फ्लो मेंटेन कर रहे हैं, कैसे आपको ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे हैं और किस तरह का प्रॉफिट मार्जिन है। कोई अगर कोलेट्रल डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं तो वो लगेंगे। और इसके अलावा आपकी फैक्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का या इस तरह के जो भी एसेट्स हैं उनका इंश्योरेंस जो हुआ होगा, फायर इंश्योरेंस हो सकता है, थेफ्ट इंश्योरेंस, या इस तरह के जो भी इंश्योरेंस होंगे उनकी पॉलिसीज़ की भी एक कॉपी लगेगी। जैसे मैंने पहले बताया था कि इस स्कीम में बैंक द्वारा एक बैंक गारंटी जारी की जाती है, तो वो बैंक गारंटी भी इसमें लगानी पड़ेगी एज अ डॉक्यूमेंट, जो कि एक अप्रूव बैंक द्वारा इशू की गई होगी। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इस स्कीम के लिए जो है सबमिट करने पड़ेंगे। अगर हम इनवॉइस डिस्काउंटिंग की बात करें तो इनवॉइस डिस्काउंटिंग भी बिल डिस्काउंटिंग की तरह ही होता है, जो कि इस स्कीम के अंतर्गत आता है। इसमें इनवॉइस को जनरेट किया जाता है। इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पे इनवॉइस सबमिशन उसके बाद किया जाता है, फिर इनवॉइस का वेरिफिकेशन होता है, और फिर इनवॉइस डिस्काउंटिंग की जाता है एक पर्टिकुलर समय के लिए, और वो समय पूरा होने के बाद इनवॉइस का जो है वो रीपेमेंट कर दिया जाता है। तो इनवॉइस डिस्काउंटिंग भी एक तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही होता है और उसी माध्यम से किया जाता है। एनएसआईसी गारंटी भी लेता है एक तरह से, भाई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स हैं, जो इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, यहाँ पे फाइनेंसिंग की सुविधा दे रहे होते हैं, तो उनको एनएसआईसी एक तरह से गारंटी भी दे रहा होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक रिस्क जो होता है डिफ़ॉल्ट का, किसी भी लोन में एक रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट होता है, जो कि लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट होता है। उसको ये बहुत कम कर देता है, जिससे जो जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको एक बड़ा आसानी के साथ इस तरह की फाइनेंसिंग सुविधा मिल जाती है। और साथ ही साथ उनका जो क्रेडिट हिस्ट्री है, जो कोलेट्रल की जो पूरी उनकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो क्रिएट होती है,
और बहुत उसमें जो है इस तरह के स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट मिलता है। तो अगर हम इस पूरी ओवरऑल स्कीम के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जो बिल डिस्काउंटिंग स्कीम है ये अपने आप में काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि एक अच्छा एक फाइनेंसिंग ऑप्शन प्रोवाइड करती है ये स्मॉल बिजनेसेस को, जिससे उनकी जो शॉर्ट टर्म की जो कैश फ्लो मेंटेन करने में आसानी होती है। उनको अपने बिजनेसेस में अगर कोई जो डेली ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, फैक्ट्री में डेली ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनको रन करने में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की स्कीम्स के माध्यम से वो अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जो वर्किंग कैपिटल है, जो डेली ऑपरेशन से संबंधित है, उनको अच्छे से रन कर सकते हैं, ताकि जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उसके लिए उन्हें इंतज़ार ना करना पड़े और वो अपने कस्टमर्स को समय पे इस तरह के प्रोडक्ट्स समय पे दे सकें, समय पे डिलीवरीज कर सकें, और साथ ही साथ वो इस स्कीम के माध्यम से अपना अच्छा एक वर्क फ्लो मेंटेन कर सकें, एक अच्छा वर्किंग कैपिटल मेंटेन कर सकें और अपने कैश फ्लोज को मेंटेन कर सकें। तो इस स्कीम के माध्यम से हम लोगों ने आज समझा कि कैसे स्मॉल बिजनेसेस भी जिनका टर्नओवर 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है, जो सिर्फ अभी 1 साल या उससे ज़्यादा ही पुराने हैं, जिनका विंटेज जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी बड़ी आसानी के साथ अपने जो बिल ऑफ एक्सचेंज हैं या इनवॉइसेस हैं, इनके अगेंस्ट भी आप जो है वो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ले सकते हैं और अपने बिजनेस को फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस सेशन में आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल गई होंगी और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे भी इस तरह की फाइनेंस स्कीम्स आप तक पहुँचाई जाएँ। थैंक यू। आज बदलती और तेजी से एनहेंस होती लाइफस्टाइल की वजह से कई खाद्य पदार्थों और फल सब्जियों की डिमांड लगातार बनी रहती है, उस मौसम में भी जब वो उगाए नहीं जाते और उस जगह पर भी जहां प्राकृतिक रूप से उनकी खेती नहीं हो सकती, जिसके लिए इन्हें कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज में स्टोर किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक प्रिजर्व्ड रह सके। डिमांड को देखते हुए आज हम आपके लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी से जुड़े कुछ बिजनेस लेकर आए हैं, जिन्हें आप ये वीडियो देखने के बाद बड़े ही आराम से शुरू कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले बिजनेस आइडिया की, जो है स्वीट कॉर्न बिजनेस। स्वीट कॉर्न मक्के का ही एक प्रकार है जिसे हाई ड्राइड आइस करके उसकी मिठास को बढ़ाया गया है। ये एक ऐसा स्नैक है जिसकी डिमांड पूरे साल बनी रहती है। भारी घरेलू मांग के अलावा स्वीट कॉर्न की डिमांड रेस्टोरेंट्स, क्लब्स और छोटे बड़े स्ट्रीट वेंडर्स के बीच में बहुत ज्यादा होती है। इस डिमांड की आपूर्ति करने के लिए फ्रोजन स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रोजन होने की वजह से स्वीट कॉर्न लंबे समय तक खाने योग्य रहता है। कोल्ड स्टोरेज स्वीट कॉर्न का रियल टेस्ट और कई सारे विटामिन को बचा कर रखता है, जैसे कि फॉलिक एसिड, विटामिन B1 और विटामिन B3 को भी प्रिजर्व रखता है। ये सभी विटामिन हमारी नींद, मूड और मेमोरी को इनहेंस करने में कारगर सिद्ध हुए हैं। फ्रोजन स्वीट कॉर्न्स का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको 38 से 40 लाख रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिससे आप कई सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। शुरुआत करने के लिए आपको 3000 से 4000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ 10 से 12 लोगों की जरूरत होगी, जिसे हम मैन पावर कहते हैं। वही बिजली आज हर तरह के व्यवसाय में अहम रोल निभाता है। इस बिजनेस में आपको 12 से 14 किलोवाट कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की जरूरत होगी। अगर किसी भी बिजनेस के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की यानी प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए, तो आप फ्रोजन स्वीट कॉर्न का ये व्यवसाय शुरू करके आराम से 18 से 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था फ्रोजन स्वीट कॉर्न का बिजनेस। हमारा अगला बिजनेस आइडिया है फ्रोजन वेजिटेबल्स। आज मौसमी फलों और सब्जियों की डिमांड उनके मौसम के बाहर भी बरकरार रहती है। और तो और आज हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी तरक्की कर ली है कि खपत से ज्यादा पैदावार कर रहे हैं। इसी डिमांड और सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए सब्जियों को प्रिजर्व करने की जरूरत है, ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और मार्केट में डिस्पैच होने तक ये खाने योग्य रहें। आप फल और सब्जियों को फ्रीज करके बल्क में रेस्टोरेंट्स, केटर्स और मेसेज को बेच सकते हैं। साथ ही साथ खुदरा विक्रेताओं को भी आप इससे सप्लाई कर सकते हैं और 15 से 18% तक का प्रॉफिट मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों, फ्रोजन वेजिटेबल्स का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कम से कम 4000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें आप मशीन्स लगाएंगे। मशीनों की कॉस्ट की बात की जाए तो ये आपको लगभग 30 से 35 लाख रुपए तक पड़ेंगी। इस व्यवसाय में बिजली की जो खपत होगी उसके लिए आपको 20 से 25 किलोवाट का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लेना होगा। अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको एक अच्छे लेवल पर ट्रेन्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। शुरुआत में आप 10 से 15 लोगों की मदद ले सकते हैं, यानी आप 10 से 15 लोगों के साथ
जो स्किल्ड हों, अनस्किल्ड हों, लेबर हों, सुपरवाइजर हों और अकाउंटेंट हों, उनके साथ इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये थे आज के 3 में से 2 बिजनेस आइडिया। आइए देखते हैं आज का हमारा तीसरा बिजनेस आइडिया, जो है फ्रोजन ग्रीन पीज। ग्रीन पी या फिर हरी मटर बेहद पॉपुलर है। कई सारे इंडियन डिशेस में सब्जियों के साथ साथ इसका इस्तेमाल होता रहा है, जैसे कि मटर पनीर, आलू मटर इत्यादि। फास्ट फूड इंडस्ट्री में भी ग्रीन पीस को वाइडली यूज किया जाता है। आज मार्केट में मटर के स्नैक्स भी डिमांड में रहते हैं। ग्रीन पीस यानी मटर की इतनी डिमांड तो है, लेकिन सप्लाई के लिए सिर्फ 4 से 5 महीने होते हैं। डिमांड और सप्लाई के इस गेम में और इस गैप को आप फ्रोजन ग्रीन पीस का बिजनेस शुरू करके खत्म कर सकते हैं, जिससे आप ऑफ सीजन भी ग्रीन पीस सेल करके 18 से 20% तक का बेहद आकर्षक प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। आइए देखते हैं आप यह बिजनेस कैसे कर सकते हैं और आपको इसके लिए कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 38 से 40 लाख रुपयों के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हैं। वहीं आपको बिजनेस करने के लिए 4000 स्क्वायर फीट एरिया की भी जरूरत होगी। इस व्यवसाय को रन करने के लिए आपको जो मैन पावर चाहिए वो इनिशियली 10 से 15 लोगों की होगी। मशीन्स के अलावा पूरे बिजनेस को और पूरे प्लांट को चलाने के लिए भी आपको 10 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होगी। बस आप अपना फ्रोजन ग्रीन पीस का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम आपसे जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको YouTube के चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी जरूरी सवाल आपके मन में है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां अपने सवाल आप सीधे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।